गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्व। हम लोग इससे आगे पढ़ने वाले हैं बेटा, है ना। उससे पहले थोड़ा सा एक रिकैप ले लेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ लिया और क्या क्या हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जो देख लिया था वो मैं आपको बता देता हूँ, और उससे पहले ये चीज ही बता देता हूँ कि अपन इस क्लास में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा। मैंने कहा था कि अब मैं थोड़ी दो तीन चार चीजें और लिखवाऊंगा, जैसे आयन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था, फिर इसके गुणधर्म क्या है, और फिर चुंबकीय गुण, एंड सो ऑन। क्लासेस आगे ऐसे ही चलती जाएंगी। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, रिकैप एक ले लेते हैं बेटा छोटा सा, है ना। सबसे पहला हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लिया था। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि सर डेली डेली आप यही बात क्यों बताते हो, तो बेटा इसलिए बताता हूं कि ये जो है ये है हमारी ब्लॉक केमिस्ट्री। क्या है बेटा, ये ब्लॉक केमिस्ट्री। और ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर आपको बहुत अच्छे से हर चीज को पढ़ना और समझना पड़ता है, ये ध्यान मान के चलो। आपको रेगुलरली रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर इसका दोहरान रिवीजन नहीं कर रहे हो तो इस चीज को मान के चलो बेटा, ये आपको खा जाएगी। सीधी सी बात है, क्या कर जाएगी, खा जाएगी बेटा। ठीक, अब सुनो। सबसे पहले हम लोगों ने करा बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने क्या पढ़ा कि n-1d 1 से 10 होता है, ns 1 से 2 होता है। मेनली कुछ कुछ मैंने बताया आपको, है ना। जैसे क्रोमियम वाले का मैंने कहा था थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉपर का थोड़ा सा ध्यान रखना। क्रोमियम का क्या होता है बेटा, आर्गन लिख देंगे 18 लिख देंगे, 3d5 4s1 लिख देंगे। कॉपर की बात करें Ar 18 3d10 लिख देंगे, 4s1 लिख देंगे। ये चीजें बताई थी कि नहीं बताई थी बेटा। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर हमने ये देखा कि इनके मध्य में क्या होता है बेटा, धात्विक गुण और बंध होते हैं। इसके अंदर क्या होता है बेटा, धात्विक बंध और गुण दोनों ही होते हैं इनके अंदर, है ना। फिर मैंने ये बताया भाई धात्विक बंध गुणों के बारे में अगर ज्यादा जानना हो तो ये देखो किसके पास n-1d अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। किससे पता करते हैं, n-1d अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है। जिसके पास ज्यादा होंगे उनके धात्विक बंध प्रबल होते हैं, जिनके पास कम होते हैं उनके धात्विक बंध कम होते हैं, है ना, दुर्बल होते हैं, जाहिर सी बात है। फिर हम थोड़े से आगे बढ़े, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बेटा परमाणुवीय त्रिज्या वगैरह, परमाणुवीय त्रिज्या, जहां मैंने आपको सारी बातें लास्ट क्लास में एकदम डिटेल में समझाई कि भाई कब कैसा होता है, किस तरीके से होता है, कैसे उस पर डिपेंड करता है। हर चीज बताई थी कि नहीं बताई थी बेटा, है ना। परमाणुवीय त्रिज्या बताई, है ना। दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश पर निर्भर करती है। दूसरा परिरक्षण प्रभाव पर निर्भर करती है। और मैंने बताया था कि डी की जो परिरक्षण प्रभाव बहुत गया बीता होता है, बताया था। इसके बाद फिर मैंने दो तरीके के संकुचन भी बताए थे, याद करो। सबसे पहला कौन सा था बेटा, लेंथेनॉइड संकुचन, लेंथेनॉइड संकुचन। और साथ में एक नोट भी डलवाया था, याद हो तो, कि 57 एटॉमिक नंबर के बाद, एटॉमिक नंबर 57 के बाद कोई भी बीमारी आए, यानी कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी तत्व आए, कोई भी कैसा भी सवाल आए, कोई भी बीमारी, सबका जवाब क्या है बेटा, लेंथेनॉइड संकुचन है। इसके साथ साथ एक संकुचन और बताया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिनॉइड संकुचन बोलते हैं, एक्टिनॉइड संकुचन बोलते हैं। इसमें क्या बताया बेटा कि अगर परमाणु क्रमांक 89 के बाद कोई भी बीमारी आवे, कोई भी बीमारी आए, तो उसका आंसर क्या है बेटा, एक्टिनॉइड संकुचन। सही है, बता दिए थे कि भाई इसका आकार छोटा हो गया, इसका आकार बड़ा हो गया, इसमें ऐसा क्यों नहीं होता, इसमें ऐसा क्यों हो जाता है, कुछ भी आ जाए सबका जवाब क्या है बेटा मेरा अपनी तरफ से, कि भैया 57 के ऊपर ही कोई बीमारी है, परमाणु क्रमांक याद रखेंगे, लेंथेनॉइड संकुचन। अगर 89 से ऊपर कोई बीमारी है तो जवाब क्या होगा बेटा, एक्टिनॉइड संकुचन। कौन सा वाला ज्यादा प्रभावी होता है, बताओ कौन सा वाला ज्यादा प्रभावी होता है। ज्यादा प्रभावी होता है बेटा हमारा एक्टिनॉइड संकुचन। बताया था ना कि भैया एक्टिनॉइड संकुचन जो होता है, एक्टिनॉइड संकुचन जो होता है वो अधिक प्रभावी होता है किससे, लेंथेनॉइड संकुचन से। और अगर इससे ज्यादा प्रभावी होता है इसका मतलब क्या हुआ, बोलो। अगर ये ज्यादा प्रभावी होता है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि अगर मैं देखूंगा कि ताकत किसमें ज्यादा है तो भैया एक्टिनॉइड संकुचन की ताकत ज्यादा होगी मेरे पास। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, क्लियर था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना चालू किया था बेटा आयनन ऊर्जा, है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ना चालू किया था बेटा, आयनन ऊर्जा।
आयनन ऊर्जा में मैंने क्या बता दिया था, मैंने इसका आपको चिन्ह भी बता दिया था, ये इसका चिन्ह होता है, कहीं भी लिखना है तो यही लिखेंगे। हमने एक पढ़ी थी परमाणुविकरण ऊर्जा, जिसको हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना। क्या, जैसे मान लो एक सवाल है हमारे पास कि Mn+2 Cr+ और Fe+3 की आयनन ऊर्जा सामान्य परमाणुओं से अधिक क्यों होती है, से अधिक क्यों होती है। जवाब बता देंगे सारे मुझे फटाफट से, बोलो क्यों होती है। जवाब क्या आएगा बेटा, क्योंकि इन सब के अंदर अर्धपूरित द्विविन्यास होता है बेटा। क्या होता है इन सब में, अर्धपूरित द्विविन्यास। तो जब इसका हल लिखा जाएगा, इसका आंसर लिखा जाएगा बेटा, क्योंकि इनमें द्विकक्षक अर्धपूरित होते हैं। बहुत सिंपल सा जवाब, ठीक है बेटा। तो पिछला वाला मेरे हिसाब से रिवाइज हो गया होगा, पूरा देख लिया होगा, पढ़ भी रहे हो तुम लोग डेली, है ना। ध्यान से करना बेटा, ब्लॉक केमिस्ट्री है, डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, और कई बार तो ऐसा क्वेश्चन आता है जो देखा ही नहीं होता है ना। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी तगड़ी समस्या और है। हमारे पहले एक चैप्टर हुआ करता था तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत, कि किसी भी तत्व को बाहर कैसे निकाला जाएगा, इसको मेटलर्जी बोलते हैं बेटा, है ना। तो जो निष्कर्षण होता है, जिस निष्कर्षण में जिसमें से हम किसी भी एक अयस्क में से किसी धातु को, किसी तत्व को बाहर निकालते हैं, तो उसके कुछ अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि भैया सॉल्ट पीटर क्या होता है, बताओ। अब इसको लवण पीटर नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। अगर आपसे इंग्लिश में भी पूछा, हिंदी में पूछा जाएगा, तो उसको सॉल्ट पीटर ही कहा जाएगा, ये ध्यान रखना। सॉल्ट पीटर क्या होता है, एक तो होता है इंडियन सॉल्ट पीटर, एक होता है चिली सॉल्ट पीटर। तो ये दोनों नाइट्रेट होते हैं बेटा, किसमें काम आते हैं, एक्सप्लोजिव, धमाकों में काम आते हैं। तो ये कुछ कुछ नाम है। जैसे आपसे पूछ ले कि सिनाबार क्या होता है, तो सिनाबार होता है बेटा मरकरी का सल्फाइड, HGS जिसे कहते हैं। तो ये कुछ कुछ नाम है जो हम एक लिस्ट बना लेंगे और उस लिस्ट को पूरा याद कर लेंगे, ठीक है बेटा। आपसे पूछ ले हेमेटाइट क्या होता है, आपसे पूछ ले मैग्नेटाइट किस अयस्क का नाम है, तो ये सब आपको धीरे धीरे पता होना चाहिए। ये सब डी ब्लॉक के अंदर ही आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जो जो आएंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊंगा बेटा। इसके बाद आते हैं हमारे पास आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है सर। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला कारक जो मेरे पास होता है भैया, कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का जो आकर्षण है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों भाई, अगर नाभिक इलेक्ट्रॉन को भयंकर तरीके से खींच रहा है, सोच बुद्धि चला, अगर नाभिक इलेक्ट्रॉन को भयंकर तरीके से खींच रहा है, तो ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी ना उसको खींचने के लिए बाहर, बिल्कुल देनी पड़ेगी। तो सबसे पहला कारण क्या है बेटा मेरे पास, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य का आकर्षण। जहां ज्यादा होगा वहां पर ऊर्जा ज्यादा होगी, जहां पर कम होगा वहां पर ऊर्जा कम होगी, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, मैंने बताया था देखो, अगर इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच रहा है नाभिक, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षित भी तो करेंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों के मध्य का प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन के मध्य का प्रतिकर्षण, ठीक है। तीसरा बेटा, कोई सोच के बता सकता है मुझे क्या हो सकता है, बोलो। कोई मुझे सोच के बता सकता है इस बारे में कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, कि तीसरा और कारण क्या हो सकता है, बोलो बोलो जल्दी बोलो बोलो। एक ऊर्जा होती है बेटा, है ना, जो कई जगह आपको हिंदी में लिखी मिल जाएगी बदलाव ऊर्जा, कई जगह आपको लिखी मिलेगी एक्सचेंज ऊर्जा, एक्सचेंज एनर्जी, है ना। तो इसको हम कहते हैं बदलाव ऊर्जा, है ना। एक्सचेंज एनर्जी से कहा जाता है, एक्सचेंज एनर्जी। ये क्या होती है, जानता है कोई? अगर नहीं जानते हो तो अपना परमाणुीय संरचना का एक बार लेक्चर देखना, उसमें आपको ये मिल जाएगा,
ठीक है, कि किसकी परमाणु विसर्जन नहीं, तत्वों की आवर्तिता वाला लेक्चर देखना बेटा एक बार, उसमें आपको मिल जाएगा आयनन ऊर्जा में कि बदलाव ऊर्जा क्या किस तरीके से काम करती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं इसको समझाने का। जैसे मान ले मेरे पास P के 2 इलेक्ट्रॉन है, P कक्षा के मेरे पास इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको मैं कितनी तरीके से चेंज कर सकता हूं, ये बात इसको पता करना। जैसे देख, मैं चाहूं तो इस पहले वाले को इधर बैठा सकता हूं, तो ये पहला बदलाव है इसके अंदर, कर सकता हूं ना मैं, मुझे क्या दिक्कत है इसमें। दूसरा, मैं चाहूं तो इसको यहां बैठा सकता हूं, 2 बदलाव हो गए। तीसरा, मैं क्या कर सकता हूं बता, इसमें और कोई बदलाव कर सकता हूं क्या, तो नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो केवल 2 बदलाव आएंगे, तो इसकी ऊर्जा भी किस पर डिपेंड करेगी, जितने इसके बदलाव हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आपस में चेंज हो सकता है, आपस में बदला जा सकता है, तो उस जगह पर ये ऊर्जा काम करेगी। और ये जितनी ज्यादा होगी, ध्यान रखना, किसी भी यौगिक की, किसी भी तत्व की उतनी ही ज्यादा स्थायित्व होता है, ध्यान रखो, ठीक है, उतना ही ज्यादा स्थायित्व होता है। ये आपस में बदल सकते हैं एक दूसरे की जगह को, ठीक, उसको कहते हैं। अब जैसे एक नोट डाल देंगे अपन वापस से, अपने नोट तो फेमस हो जाने चाहिए, है ना। कितने रुपए का नोट डालने, अब 50 रुपए का डाल लेते हैं, चलो ठीक है, 50 रुपए का नोट है भैया। क्या है 50 रुपए का नोट है कि ये एक्सचेंज एनर्जी, बदलाव ऊर्जा जितनी अधिक होती है किसी भी तत्व की का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है, और जिस तत्व का स्थायित्व ज्यादा होता है बेटा, उसकी आयनन ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं हम लोग के क्या, एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज्यादा तत्व का स्थायित्व उतना ज्यादा, ठीक है, और तत्व का स्थायित्व जितना ज्यादा, आयनन ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा, आयनन ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, भी ज्यादा। ध्यान रखने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट नोट हो जाता है तो 2 स्टार बना लेना, 2 सितारे बना लेना इसके ऊपर, ठीक है ना। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि आपस में बदलाव, इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज कर सकता है एक दूसरे को। क्योंकि जब तुमने क्वांटम संख्याएं पढ़ी होंगी, तो क्वांटम संख्याओं में तुमने लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी ना बेटा, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, अपन जब उसमें m का मान लिखते हैं ना, कि -1 0 +1, फिर हम लिखते हैं -2 -1 0 +1 +2 लिखते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये किसी के लिए भी फिक्स नहीं है कि px कौन सा होगा, py कौन सा होगा, pz कौन सा होगा, dxy कौन सा होगा, dz कौन सा होगा, dyz कौन सा होगा, dz² कौन सा होगा, ये सब फिक्स नहीं है। अगर ये सारी चीजें बेटा फिक्स नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आपस में बदलाव कर सकता है ना कभी भी, और जितने ज्यादा बदलाव होंगे, जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे, उतनी ही ज्यादा तत्व का स्थायित्व बढ़ जाएगा। और तत्व का स्थायित्व जितना ज्यादा बढ़ जाएगा, दिमाग में बैठा ले मेरे बेटा मेरी बात को, जितना ज्यादा स्थायित्व बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी दिक्कत आने वाली है। सही है क्या नहीं है, गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है बेटा, बहुत सुंदर बात है। जैसे हम एक सवाल कर लें इसके ऊपर, तुम कह दो तो बोलो, चलो कर ही लेते हैं। जैसे यहाँ पर अपने पास कई बार क्या होता है बेटा, अदर्शन रीजन है ना, जिसको अपन प्राक कथन और उसका निष्कर्ष, इस पे बात करेंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन है आपके सामने, देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, छोटा सा है ना। कथन है पहले तो आपके सामने, कि कथन क्या है वो सुनो, कथन क्या है वो सुनो, कि Cr+ की आयनन ऊर्जा Mn+ से अधिक होती है। हमने क्या लिखा, Cr+ की आयनन ऊर्जा Mn+ से अधिक होती है, ठीक है बेटा। अब लिख रहे हैं इसका निष्कर्ष। कथन के सवाल आते हैं ना अपने पास ऐसे कई बार, है तो क्या लिखते हैं बेटा, क्या लिखा, क्या रीजन लिखा आया इसमें, बताओ निष्कर्ष क्या लिखा आया होगा। कोई सोच सकता है कि सवाल सर किस तरीके का होगा, सर कैसी बातें कर रहे हो। जिस दिन आप ये सोचने लग जाओगे सवाल किस तरीके का आया है, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि पेपर में क्या आने वाला है। बहुत गहरी बात बोली है बेटा मैंने, ध्यान रखना है इस चीज को। जिस दिन आपको ये पता लगने लग जाएगा इसका, यार इसका निष्कर्ष क्या, मतलब सवाल में क्या क्या आ सकता है, उस दिन आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि हाँ यार इसमें ये चीजें आ सकती हैं। तो क्या है बेटा सुनो, के D5 विन्यास की उच्च बदलाव ऊर्जा के कारण, तो आपको ये पता लगाना है कि क्या ये दोनों सही हैं। अगर दोनों सही है तो क्या दूसरा वाला पहले वाले की व्याख्या करता है या नहीं करता है, ये आपके लिए सवाल है, ठीक है। आंसर
अपन बता देंगे, अभी थोड़ी देर में बताएंगे, थोड़ा सा दिमाग तुम भी लगाना, वीडियो को पॉज कर लेना, रिकॉर्ड देख लेना, ठीक है ना। अब तुम्हारे हिसाब से तुम क्या करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो, ठीक है। आंसर आपको ही निकालना है, इसका मैं नहीं निकालूंगा अभी, हाल फिलहाल के लिए नहीं निकालूंगा, ठीक है। ऐसे एक सवाल आया कि कथन आया कि Mn+2 की आयनन ऊर्जा है ना Fe+2 से अधिक है। और बेटा मैं बार बार एक चीज पे गौर कर रहा हूं, बार बार देख रहा हूं, जोर दे रहा हूं एक चीज पे कि आपको अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी दिक्कत आता है ना, डाउट वाले सेशन में डाल दिया करो, सेक्शन में डाल दिया करो डाउट वाले में, ताकि उसमें से मैं देख के आपको जवाब दे सकूं, आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं, ठीक है। क्योंकि अगर ब्लॉक में आपको डाउट नहीं आ रहे तो मैं समझ रहा हूं बेटा कहीं ना कहीं आप पढ़ाई करने में कमी कर रहे हो, ये मान के चलो। ब्लॉक्स में अगर आपको डाउट नहीं आ रहे हैं ना, तो आप ये मान के चलो आप पढ़ाई करने में कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो बेटा, कमी कर रहे हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब सुनो फिर से क्या कहेंगे इसमें, निष्कर्ष क्या आएगा इसका बता भाई। जब हम बदलाव ऊर्जा पे बात कर रहे हैं तो वापस से क्या निष्कर्ष आएगा, यही निष्कर्ष आएगा इसका। तो क्या लिखेंगे कि D5 विन्यास की उच्च बदलाव ऊर्जा के कारण, ठीक है। अब वैसे तो तू समझ पा रहा होगा मैंने क्या कहा, जिसके अंदर जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें एक्सचेंज, उसमें बदलाव उतना ज्यादा हो सकता है ना। इसका मतलब देख कथन तो सही है ही, क्योंकि Cr+ का विन्यास क्या होता है 3d5 होता है कि नहीं होता है। Mn+ का क्या होता है 3d5 4s1, सही है। दूसरे वाले में देखो तो Mn+2 होता है 3d5, लेकिन Fe+2 क्या होता है बेटा बोल 3d6। इसका मतलब D5 आ रहा ना दोनों के अंदर, तो D5 विन्यास की उच्च बदलाव ऊर्जा के कारण, उच्च एक्सचेंज एनर्जी के कारण क्या होगा, वो ज्यादा स्थायी होगा। तो कथन भी सही, निष्कर्ष भी सही और व्याख्या भी करता है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे ए यानी आदर्शन, इसको लिख लेंगे बेटा आर यानी कि रीजन, इसको लिख लेंगे ए यानी आदर्शन, इसको लिख लेंगे रीजन। तो हम क्या लिखेंगे, ए व आर दोनों सत्य हैं, एवं आर ए की सही व्याख्या करता है, बोलो बात समझ में आई, पक्का। सेम आंसर यहाँ पे भी लिख देना बेटा, यही जो जवाब है यही यहाँ पे भी आएगा, सेम आंसर लिख देते हैं यहाँ पे अपन, सेम जवाब, ठीक है बेटा, सेम आंसर आएगा यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको एक छोटा सा नोट है वो अपन लिख लेते हैं, क्या लिख देते हैं भैया, एक नोट डाल लेते हैं छोटा सा अपन वापस से, है ना। सर कितने रुपए का, 20 रुपए का डाल लेते हैं, चलो ठीक है। हमारे पास दो यौगिक है, पहला तो है Cr+, दूसरा है Cu+, ठीक है। पहला तो क्या है बेटा Cr+ और दूसरा क्या है बेटा Cu+। तो Cr+ और Cu+, Cr+ में विन्यास होता है D5, 3d5 होता है ना, और Cu+ में होता है बेटा D10, ठीक है। अब इन दोनों की ही जो द्वितीय आयनन ऊर्जा होती है वो अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है, ध्यान रखना भाई। पहली तो तब लग गई जब ये दोनों बने, ठीक है। इनकी द्वितीय आयनन ऊर्जा सदैव उच्च होती है, ध्यान रखना, द्वितीय आयनन ऊर्जा सदैव अधिक, क्यों, क्योंकि आप एक स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रयास कर रहे हो बेटा। क्या कर रहे हो आप लोग, एक स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रयास कर रहे हो। अगर आप लोग एक स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको जाहिर सी बात है ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। चलो एक सवाल और करते हैं, क्या कि कॉपर, निकल और जिंक ये जो होते हैं ये सामान्यतया +3 क्यों नहीं दिखाते हैं, ठीक है। ये आपका सवाल है कि कॉपर, निकल एवं जिंक सामान्यतया +3 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों नहीं दिखाते हैं, क्यों नहीं दिखाते हैं, ये आपके सामने सवाल है भैया। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि भैया बताओ क्यों नहीं दिखाते हैं, ठीक है ना, कि भाई +3 क्यों नहीं दिखा रहे हैं भैया, +2 तक तो जाता ही है, कॉपर जाता है, +1 भी होता है, +2 भी होता है, निकल है +2 होता है, +3 में भी जाता है, जाने को तो मना नहीं कर रहा होगा मैं नहीं जाऊंगा,
है ना, जाता है, लेकिन क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं दिखाता है ना, और जिंक क्यों नहीं दिखाता है, तो बताओ बोलो। अगर आपसे कभी ऐसा सवाल पूछ लिया जाए और नीचे ऑप्शन लिख रहे हो 4, उसमें से पहचानना है आपको, बताओ कैसे पहचानोगे, बोलो, जवाब दो। दिमाग में आ रहा है, बुद्धि चल पा रही है या नहीं चल पा रही है, चलाओ। क्या पढ़ रहे हैं, आयनन ऊर्जा पढ़ रहे हैं। अब अगर +3 पे जाना चाहता हूं, मतलब कि तृतीय आयनन ऊर्जा देखनी पड़ेगी भाई, पहली होती तो +1, दूसरी होती तो +2, तीसरी है तो +3, देखनी पड़ेगी नहीं देखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये नहीं बन पा रहे हैं, मतलब कि तृतीय आयनन ऊर्जा बहुत उच्च है, बहुत ज्यादा है बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इनकी तृतीय आयनन ऊर्जा बहुत उच्च होती है, बहुत उच्च होती है। और अगर इनकी तृतीय आयनन ऊर्जा बहुत उच्च होती है तो क्या होगा बेटा, क्या होगा बोलो, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है। अगर बहुत उच्च है तो इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कठिन, और अगर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कठिन हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन अगर कठिन हो गया तो फिर आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, अब इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पा रहा, इसलिए सामान्यतः इनकी मैक्सिमम अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है बेटा, +2 होती है। अतः इनकी सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था, यानी अगर मैं कहूं कि ऑक्सीजन अवस्था की औकात इनकी कितनी है, तो इनकी औकात है बेटा केवल +2 की, हाईएस्ट मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, कितनी होती है बेटा, +2। क्योंकि एक विन्यास है, जिस विन्यास से आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाह रहे हो, Zn+2 का क्या मतलब है, 3d10 D10 विन्यास है, D10 विन्यास से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो ना बाबा, ना नहीं निकालना देगा, मना कर देगा, भाग जाए, समझ गया, इस तरीके से। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, मुझे बताओ एक बार, अगर हो तो डाउट सेक्शन में डाल देना, डाउट सेक्शन में डाल देना, वहां से आपके डाउट्स की क्वेरीज में सॉल्व कर दूंगा। अगर नहीं है, ठीक है, तो हम लोग मूव कर रहे हैं बेटा हमारे अगले टॉपिक पे। हमारा पहला टॉपिक था कौन कौन से फैक्टर्स पे ये निर्भर करती है, कौन कौन से कारक हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, एक माइंड में अप्रोच मैंने आपके डाल दिए, सवाल मिलता है तो करो, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो है ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। तो ये आ गए बेटा हमारे पास ऑक्सीकरण अवस्थाएं आ गई, राइट। अब बात करते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या हैं। तो अब एक चीज देखो, हमारे पास बार बार अलग अलग प्रकार की क्या आ रही है बेटा, ऑक्सीकरण अवस्थाएं आ रही हैं, ठीक है ना, बार बार क्या आ रही है बेटा, ऑक्सीकरण अवस्थाएं आ रही हैं अपने पास। और अगर बार बार ऑक्सीकरण अवस्थाएं आ रही हैं तो मुझे देखना पड़ेगा क्या, मुझे देखना पड़ेगा कि अलग अलग ऑक्सीजन अवस्था आ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे लिए मेन चीज है। तो आज एक बात करते हैं जरा अपन इस चीज के ऊपर भी, कि भैया सभी संक्रमण तत्व, अब सुन ले कौन कौन से, प्रत्येक संक्रमण श्रृंखला में प्रथम एवं अंतिम सदस्य को छोड़कर, किसको, प्रथम एवं अंतिम सदस्य को छोड़कर सबकी परिवर्तनीय ऑक्सीजन अवस्थाएं होती हैं। परिवर्तनीय मतलब बदल सकती हैं, एक्सचेंजेबल हैं, ठीक है ना, जो हमने पीछे पढ़ी ना बदलाव ऊर्जा, उसे आप परिवर्तन ऊर्जा भी कह सकते हो, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो परिवर्तनीय ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, क्यों, कारण ऐसा इसलिए होता है क्योंकि N-1D एवं NS कक्षकों की ऊर्जा का अंतर, याद कर स्टार्टिंग में बताया, बहुत कम है, इसलिए दोनों ऊर्जा स्तरों के इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेते हैं। जैसे समझ, क्या समझना चाह रहे हैं, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है, स्कैंडियम 21 नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी इस वाले को देखने में, ब्लैक से लिखते हैं इसको, है ना, थोड़ा और उससे हो जाएगा बेटा। 21 नंबर, 22 नंबर, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 नंबर, ठीक है, ये है मेरे पास, सही है। अब इसमें अगर मैं गौर से देखूं बेटा एक चीज को, 3d1 4s2, सही है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालूंगा तो यह स्थायी हो जाएगा, फिर एक और निकाल लूंगा, जैसे मैंने एक और निकाला 3d1 आया, 3d1 तो बोलेगा मतलब निकाल लो यार, मैं एक इलेक्ट्रॉन को देखे मेरा नोबल गैस का विन्यास आ जाएगा। भाई अगर मैं 21 में से 3 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 होता है आर्गन का विन्यास, किसका होता है बेटा, आर्गन का विन्यास। अगर 18 आर्गन का विन्यास है और वो तो बहुत ज्यादा स्थायी है क्योंकि नोबल गैस का विन्यास है, अगर वो नोबल गैस का विन्यास है मतलब स्कैंडियम बोलेगा ले जा रे यार, ठीक है। अब यहां लिखी हुई है ऑक्सीकरण अवस्थाएं, वो नहीं लिखी हुई है सब ज्यादा स्थायी अवस्था कौन सी है,
तो बेटा यहां पर जो सबसे स्थायी अवस्था है वो कौन सी है, +3। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर, ये इलेक्ट्रॉन भी गया, इसका विन्यास आ जाएगा आर्गन वाला, और आर्गन वाले विन्यास पे सर्वाधिक स्थायी हो जाएगा। बोल होगा कि नहीं होगा? अगली मेरी बात सुन, टाइटेनियम पे बात करूं, 2 शो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया एकदम, +2 शो करता है आराम से। ज्यादा अच्छे से कौन सी शो करेगा, +4, सारे निकल जाएंगे, उस विन्यास पे चला जाएगा। वैसे +2 इसकी स्थायी वो है। इसके बाद वेनेडियम पे बात करूं बेटा, तो जनरली +2 और +5 में अधिक स्थायी होता है, +2 में और +5 में अधिक स्थायी होता है। सर क्यों, 2 में क्यों होता है? तो बेटा हम लोग आगे जाके उपसय संयोजन यौगिक पढ़ेंगे, है ना। उसके अंदर कहा जाता है कि इनके 2 सेट होते हैं, इनके कक्षकों के सेट होते हैं, समुच्चय होते हैं 2, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक को तो बोलते हैं T2 सेट, एक को बोलते हैं E सेट। ठीक है, T2 वाला जो होता है वो तो होता है बेटा अक्षीय, सॉरी वो तो होता है हमारा उसका समतलीय। T2 जो सेट होता है वो तो होता है हमारा समतलीय, और E सेट जो होता है वो होता है बेटा हमारा अक्षीय। अब समतलीय अक्षीय का क्या मतलब है भाई, डी तेरे पास जो यौगिक होते हैं, डी तेरे पास जो कक्षक होते हैं डी वाले, वो किस तरीके के होते हैं, देख 1 2 3 4 5, सही है। अब इन 5 के अंदर अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे पास ये 2 तरीके से टूट जाते हैं बेटा, है ना। एक तो ये टूट जाते हैं इसमें, इसको बोलते हैं T2 सेट। T2 में आएंगे कौन से, केवल समतलीय। अब तुम्हें पता होगा समतलीय कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है DXY, एक होता है DYZ, एक होता है DZX, होता है क्या नहीं होता है। एक सेट आता है बेटा इसका E सेट, है ना, ये E सेट होता है बेटा अक्षीय। E सेट कैसा होता है, अक्षीय। अब यहां अगर देखूं तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे एक तो आता है DX² - Y², और एक आता है बेटा DZ²। तो मैंने क्यों कहा D3 का विन्यास कई बार अधिक स्थायी होता है। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉनों को यहां पर भर दूंगा तो देखना क्या ये अर्धपूरित हो गया क्या, T2 सेट हो गया ना। और जब ये अर्धपूरित हो गया मतलब ये अधिक स्थायी हो गया, इसलिए 3 वाला है ना कई बार अधिक स्थायी होता है। सिमिलरली अगर मैं इसको अर्धपूरित नहीं करके पूर्ण पूरित कर दूं, दिमाग चलाता जा यहीं से समझता जा, मैंने इसको इस तरीके से पूर्ण पूरित कर दिया, इसकी वजह से D6 वाला विन्यास, कौन सा विन्यास, D6 वाला विन्यास D7 वाले विन्यास से अधिक स्थायी हो जाता है। सर तो फिर इसके अंदर मान लो कभी D5 आ जाए तो D5 तो भैया ओवरऑल कक्षक में क्या है, अर्धपूरित है, तुम इधर भरोगे तो ऊपर चला जाएगा, वो जाएगा, तो अर्धपूरित विन्यास में कोई दिक्कत ही नहीं। सही बात है कि नहीं, अरे हाँ या ना बोल, बिल्कुल है। इसलिए इसको कहा जाता है भैया इस तरीके से। तो आइए मैंने साइड में बना दिया है ताकि तुम्हें ध्यान रहेगा एक बार, राइट। इसके बाद आए हम क्रोमियम पे। तो क्रोमियम में हमने क्या बता रखा है, जिन पे ब्रैकेट लगे हुए हैं ना, ये ब्रैकेट जिन पे लगे हुए हैं, ब्रैकेट वालों में एक चीज ध्यान रखना बेटा, ब्रैकेट वाले अस्थायी हैं, ब्रैकेट वाली ऑक्सीजन अवस्था जल्दी से आती नहीं है। ठीक है, चल यहाँ आई +1, ये नहीं करेगा शो क्रोमियम, हम बना सकते हैं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो शो नहीं करेगा, वो रुकेगा नहीं उस जगह पे। फिर +2 +3 +4 +5 +6 तक वो जा सकता है। इसके बाद है हम मैग्नीज पर। तो भैया मैग्नीज में केवल +5 को छोड़ दो, 5 भी कभी कभार आ जाता है, केवल +5 को छोड़ दो, बाकी सारी स्थायी है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेता है वो इलेक्ट्रॉन आराम से। इसके बाद आया हमारे पास Fe +2 +3, आम एकदम ऑक्सीजन अवस्थाएं होती हैं, लेकिन +4 +5 +6 उपसहसंयोजन यौगिकों में शो करता है ये आराम से। सिमिलरली कोबाल्ट, निकल और ये कॉपर और जिंक, यहां तक हमारे पास चीजें चल रही हैं आराम से। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? एकदम आसान था, नॉर्मल चीजें समझ में आई कि ऑक्सीजन अवस्थाएं क्या है, कैसे हैं, ये सब मैंने बताई। अब मुझे बता कि ये जो सबसे कम ऑक्सीजन अवस्थाएं तो अगर देख पा रहा है तो तुझे कहां नजर आ रही है, देख यहाँ पे या फिर बिल्कुल एंड में, या तो यहाँ पे या फिर बिल्कुल एंड में, बीच में देख भर भर की ऑक्सीजन अवस्थाएं खूब सारी। ऐसा क्यों भाई, यहाँ पे और यहाँ पे क्यों आ रही हैं? जवाब है किसी के पास, कोई बता सकता है मुझे, बोलो। तो इसका कारण ये है कि भैया ऊपर अगर मैं देखूं तो स्कैंडियम और टाइटेनियम के पास, किस किस के पास बेटा, स्कैंडियम और टाइटेनियम के पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन है खोने के लिए। यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, यहां पर कितने, 4, बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, देगा किसको, ठीक है। और कॉपर और जिंक की बात करें अपन तो यहां तो इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, कम है। यहां अगर बात करूं कॉपर और जिंक के अंदर तो 1-2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनका विन्यास हो जाता है D10, जिसकी वजह से ये हो गए पूर्ण पूरित विन्यास वाले। ये कौन से हो गए बेटा, पूर्ण पूरित डी विन्यास। और जैसे इनके पास पूर्ण पूरित डी विन्यास आया तुम समझ जाओ अपना इलेक्ट्रॉन अब खोने वाले नहीं है। बोलो मेरी बात समझ पा रहे हो आराम से, हैं? अब यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पे हम लोग बात करेंगे, और जो मैं आपको बताने वाला हूँ सबको उन चीजों पे बिल्कुल ढंग से ध्यान रखना और आगे भी उसको अपने माइंड में रखते हुए चलना है। सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है,
देखो जरा, सबसे पहला पॉइंट, 3D श्रेणी में सिर्फ कॉपर, कौन, सिर्फ कॉपर +1 दर्शाता है। अगर तुमसे कभी कोई पूछ ले कि भैया क्या डी ब्लॉक के तत्व +1 दर्शाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए यस सर दर्शाते हैं, लेकिन केवल और केवल कौन दर्शाता है, कॉपर दर्शाता है, क्योंकि बेचारे उसी की बस की एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 3D10 को पा लेना, राइट। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि पूरी की पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है, तो संपूर्ण आवर्त सारणी में, बताओ जवाब है किसी के पास, सस्पेंस खोलूं या आता है? अभी तो आता भी होगा, नहीं भी आता होगा, तुम डाउट्स में तो लिखते हो नहीं, है ना। संपूर्ण आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था कोई बता सकता है कितनी, +7 है जी, नहीं, +8 सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था रुथेनियम Ru तथा ऑस्मियम OS दर्शाते हैं कितनी कितनी दर्शाते हैं भैया, दोनों +8 दर्शाते हैं सर, कितनी, +8, ठीक है। और किसके साथ दर्शाते हैं, ये सोचने वाली बात है, किसके साथ दर्शाते हैं, फ्लोरीन ब्लोरीन के साथ नहीं दर्शाते हैं, ऑक्सीजन के साथ, केवल ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इनके जो यौगिक है वो भी मैं लिख देता हूं, ये बनाता है RuO4 और ये बनाता है OSO4, है ना, OSO4 और ये बनाता है RuO4, रुथेनियम टेट्राऑक्साइड और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है। ये इनके क्या है बेटा, जहां पर ये +8 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें कि अगर मैं संक्रमण तत्वों में ऊपर से नीचे उतर रहा हूं, कहां उतर रहा हूं बेटा, संक्रमण तत्वों में ऊपर से नीचे उतर रहा हूं, तो ध्यान रखना कि जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसका स्थायित्व बढ़ता जाता है। क्या बोला मैंने, कि अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं किसी भी संक्रमण श्रेणी के अंदर, संक्रमण तत्वों की श्रेणी के अंदर, तो जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होगी ना उसका स्थायित्व बढ़ेगा। यानी अगर मैं कहूं कि भाई एक ही बंदा है वो +5 भी शो कर सकता है और +3 भी शो कर सकता है, तो ऊपर वालों के लिए तो +3 वाला स्थायी है, लेकिन नीचे वालों के लिए कौन सा वाला स्थायी है बेटा, +5 वाला स्थायी है। जैसे हम इसको लिख देते हैं कि जब संक्रमण श्रेणी में ऊपर से नीचे जाया जाता है तब उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ जाता है जैसे सर कैसे, मान ले अगर मैं तेरे को +6 के कुछ एग्जाम्पल दे दूं, जैसे अपने पास Cr पकड़ ले, तो Cr +6 हो गया, एक मोलिब्डेनम +6 हो गया, है ना, और एक तो रीनियम ले ले बेटा Re, ठीक है ना, Re का भी +6 हो सकता है। ये 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी, नीचे जा रहे हैं ना, अगर नीचे जाएंगे तो मेरे क्या होगा बेटा, इनका स्थायित्व बढ़ेगा, बात समझ में आई। इसके बाद मान ले अगर मैं, नहीं रीनियम नहीं, यहाँ पे आएगा मेरे हिसाब से वुल्फ्रम, टंगस्टन आएगा बेटा, रीनियम तो इसके बाद नीचे आएगा, है ना, यहाँ पे वुल्फ्रम आएगा बेटा +6, ठीक है। तो ये शायद वैसे बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं Mn+7 ले लूं, क्या ले लूं बेटा, Mn+7 ले लूं, टेक्नीशियम का +7 ले लूं और रीनियम का +7 ले लूं, तो भी बेटा सबसे ज्यादा स्थायी किसका होगा, रीनियम का +7 अधिक स्थायी होगा। सर ऐसा क्यों, कोई पूछ ले आपसे कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है क्या मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इनका आकार बढ़ता जाएगा, अगर आकार बढ़ेगा तो इनकी नाभिक से दूरी बढ़ेगी, नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, बात समझ आ गई ना मेरी भाई। अगर आकार बढ़ा, देखो आकार छोटा है तो नाभिक के बिल्कुल पास बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन, लेकिन आकार बढ़ गया तो अब इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाओ, क्या दिक्कत है, कोई समस्या ही नहीं है। इसलिए उच्च ऑक्सीकरण अवस्था की क्या बढ़ जाती है बेटा, वो बढ़ती जाती है। अच्छा अगर यहाँ पे एक नोट लगे हाथ अपन डाल लें, वैसे तो आपने शायद टी ब्लॉक वगैरह पढ़ लिया है,
नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नोट है भैया 10 रुपए का, नोट है भैया 10 रुपए का। तो अगर ये 10 रुपए का नोट हम लोग डाल लें, क्या कहें कि अगर मेरे पास असंक्रमण तत्व हैं, कौन से तत्व है बेटा? असंक्रमण तत्व। तो असंक्रमण तत्व जो होते हैं उनमें असंक्रमण तत्व में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था की, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था की नहीं का स्थायित्व बढ़ता है, सॉरी घटता है ना, घटता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने पढ़ाया था अक्रिय युग्म प्रभाव, ध्यान है। तो पी ब्लॉक के तत्वों में अक्रिय युग्म प्रभाव लगने लग जाता है बेटा। तो अगर ऊपर +3 स्टेबल है तो नीचे आके +1 स्टेबल ज्यादा हो जाती है। ऊपर अगर +4 स्टेबल है तो नीचे आके +2 ज्यादा स्टेबल हो जाती है। ऊपर अगर +5 स्थायी है तो नीचे आके +3 ज्यादा स्टेबल हो जाती है। ठीक है ना। कारण कभी कोई पूछ रहे तो क्या लिखेंगे बेटा? अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव किसके अंदर बता? अक्रिय युग्म प्रभाव किसके अंदर बेटा? पी ब्लॉक तत्वों के अंदर। ये ध्यान रखना, पी ब्लॉक तत्वों में। सही है। तो दिक्कत यहां तक बोलो। इसी की तरह आपसे कोई पूछ ले कि ऐसे कौन कौन से वर्ग होते हैं जिनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे वर्ग 4 से लेके 10 तक। कहां से लेके कहां तक बेटा? वर्ग 4 से लेके 10 तक। वर्ग 4 से वर्ग 10 तक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज, मिलती है। सही, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एकदम अच्छी चीज है, नॉर्मल चीज है, जरूर से ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भाई क्या मैं ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर ऑक्सीकारक है या फिर मैं अपचायक या ऑक्सीकरण क्षमता या अपचयन क्षमता भी पता लगा सकता हूं क्या? तो मैं बिल्कुल पता लगा सकता हूं। किस तरीके से? जैसे अपन एक बात करते हैं कि भाई कि एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, है ना, कि ऑक्सीकरण क्षमता का क्रम लिखिए। ऐसा मान लेते हैं, एक छोटा सा बढ़ता हुआ घटता हुआ तो देखेंगे, का क्रम लिखिए। वो तुम जैसे अच्छा लगे वैसे लिख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्रम लिखिए। ठीक है, घटता हुआ बढ़ता हुआ जरूर ध्यान रखना। अगर एग्जाम में आता है घटता हुआ क्या मतलब होता है? पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। और अगर मान लो कभी आपके पास आ जाए कि भैया बढ़ता हुआ क्रम लिखो, तो पहले सबसे कम, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद सबसे ज्यादा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे अपने पास मान ले 3-4 ऑक्साइड्स हैं। पहला ऑक्साइड अपन कह रहे हैं भैया K2Cr2O7, ये पहला ऑक्साइड है। ठीक है ना, या पहला एक यौगिक है आपके सामने। इसके बाद है बेटा MoO3, ठीक है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड है। और इसके बाद है बेटा आपके पास WO3। ठीक है, अब आपको इसमें यह बताना है कि भैया कौन ज्यादा स्थायी ऑक्सीजन अवस्था इसमें दर्शा सकता है। ठीक है, चलो तो जरा बात कर लेते हैं। अब समझने वाली बात है, अब जो मैंने पहले बताया उसका यहाँ इस्तेमाल करेंगे। पहले तो इन सबका क्या निकालो? ऑक्सीजन अंक निकालो। तो Cr का यहाँ पर जो ऑक्सीजन अंक है वो कितना है बेटा? बोल, बताएगा मेरे को कोई? ये है बेटा +6। अरे सर ये भी क्या है बेटा? +6। अरे सर, और ये भी क्या है बेटा? +6। ठीक, तो अगर मैं तेरे से इसमें स्थायित्व का क्रम पूछ लूं तो स्थायित्व का क्रम क्या आएगा इनका? बता। अभी बताया 1 मिनट पहले मैंने। स्थायित्व जो है वो किसका ज्यादा है? अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाऊंगा तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ जाता है। यानी कि सबसे कम स्थायी है Cr+6, उससे ज्यादा स्थायी है MO+6, और सबसे ज्यादा स्थायी है W+6। हाँ या ना? अरे हाँ या ना?
अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, आगे देख, सुन, समझ 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 समझ, इधर देख इधर देख इधर देख, ये चीज मेरे सामने आ गई। अब यार ये बात बता, जो स्थायित्व है, जिसके पास जो स्थायी है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से? तो मेरे को चाहिए नहीं भाई, मैं तो स्थायी हूं पहले से, मुझे दिक्कत ही नहीं है भाई। इसने अपना सब खो दिया, ऐसा मान ले, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 दे दिए। अब ये कह रहा है मेरे को चाहिए नहीं, मैं तो उल्टा ज्यादा स्थायी हो गया ये सब देने के बाद। तो इसका मतलब अब ये और इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी में नहीं है। अगर ये और इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो ये सामने वाले का ऑक्सीकरण भी नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीकारक कहते कैसे हैं असल में, जो खुद का तो क्या कर ले बेटा, अपचयन कर ले, सामने वाले का ऑक्सीकरण कर दे। अब ऑक्सीजन अपचयन कैसे, खुद तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। सही है कि नहीं है भाई? सामने वाले से इलेक्ट्रॉन निकालने की इसकी मंशा तो हो भाई। जो स्थायी हो गया वो इलेक्ट्रॉन क्यों निकालेगा? बोले बाढ़ जाओ, मुझे क्या करना है तुमसे, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके का काम होगा कि नहीं होगा इसके अंदर बेटा? बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर मैं देखूं इसमें सबसे अधिक ऑक्सीकारक क्षमता किसकी है, सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन है, तो भैया सबसे अच्छा ऑक्सीकारक इसके अंदर हो जाएगा बेटा मेरे सामने K2Cr2O7। सही है, क्योंकि इसकी +6 ऑक्सीजन अवस्था सबसे कम स्थायी है। ये फटाफट जाएगा, बोल ले जा रहे यार आपस बेटा। इसके बाद है बेटा MoO3 और इसके बाद है बेटा WO3। इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक नोट और, छोटी छोटी चीजें हैं बेटा। अब तुम सोच रहे होगे सर ये इस तरीके से चीजें याद रखनी पड़ेंगी। हाँ, फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन समझ के याद करो, समझ के याद करो। अगर वीडियो नहीं देखा है तो कल ही मैंने एक वीडियो डाला है बेटा कि हम किस तरीके से जेई निकाल सकते हैं, है ना। उसमें मैंने इनऑर्गेनिक पे बात करी है। मैंने कहा है बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं बेटा। हमें रट्टा नहीं मारना, समझो, समझ जाओगे चीज अपने आप याद हो जाएगी, टेंशन ही नहीं है 1% भी। ठीक है, बात समझ में आई मेरी? आगे सुन के ऑक्सीकरण क्षमता अनुपाती होती है, समानुपाती होती है किसके? ऑक्सीकरण अंक के। ऑक्सीकरण अंक के, जिसका ऑक्सीकरण अंक ज्यादा उसकी ऑक्सीकरण क्षमता भी ज्यादा। ठीक है भैया, जैसे मैं तुमसे पूछ लूं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं आपके लिए, है ना, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए बेटा। आपके पास एक तो है KMnO4, एक तो क्या आपके पास KMnO4, एक है आपके पास K2Cr2O7, ठीक, और एक है आपके पास B2O5। अब मैं आपसे पूछ लूं, बताओ इनमें से कौन सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है? तो तुम क्या करोगे, ये जो Mn है, जो Cr है, जो V है, इसका ऑक्सीजन अंक निकाल लो। इसका ऑक्सीजन अंक कितना है बेटा? +7। इसका कितना है बेटा? +6। और इसका कितना है बेटा? +5। गुरुजी ने क्या लिखवाया? जिसका ऑक्सीजन अंक ज्यादा उसकी ऑक्सीजन क्षमता भी ज्यादा। तो बता सबसे अच्छा ऑक्सीकारक भाई कौन सा है अपना? अरे बोल दो ना जरा, नहीं बोलोगे क्या? बोल दो, हाँ शाबाश। ठीक है भैया, ये हमारे पास ऑर्डर बनके तैयार हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर पता करना है बेटा, यहाँ तक का एक छोटा छोटा पार्ट था, ऑक्सीजन अवस्थाएं इतनी होती हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मान ले कभी आ जाए कि भाई कहाँ क्या स्थायित्व है, ऑक्सीजन अवस्था होगा, स्थायित्व अगर कभी भी देना है तो फिर वो आयनन ऊर्जा से दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई, D3 और D6 विन्यास, जो हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सर इस वाले में थोड़ा नोट बना के लिखवा दो बेटा। अगर मैं उसे लिखवा भी दूंगा तो तुम उसे पढ़ोगे नहीं, और बाद में कभी पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। उपसंयोजन यौगिक एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हें पता होगा कि हाँ यार, ये जो डी के कक्षक होते हैं ना, जो अपभ्रंश कक्षक होते हैं, जिनके ऊर्जा और आकार सब समान होते हैं, वो 2 भागों में टूट जाते हैं। अगर वो ऐसे 2 भागों में टूट गए, समझ ये था, ये ऐसे टूट गए 2 भागों में आ गए साहब, यहाँ पर T2 आ गया, यहाँ पर E आ गया। अब जब ये 2 सेट मेरे सामने आ गए तो क्या होगा बता? अरे बोल क्या होगा? फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देखे जाएंगे ना भाई, D3 D6, तो तब तो ध्यान में रहेगा कि हाँ यार हमने पढ़ा है, हमें पता है। अभी ध्यान नहीं रहेगा बेटा, तो इसलिए उसका नोट बनवा भी नहीं रहा हूं। क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखेंगे कि भैया T2 जो सेट होता है, T2 जो कक्षक होते हैं, उनमें 3 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो अर्धपूरित विन्यास हो जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो पूर्ण पूरित हो जाता है, इसलिए वो वाला विन्यास अधिक स्थायी होता है। अब हम बात करेंगे बेटा कुछ कुछ थोड़ा सा इलेक्ट्रोड विभव के ऊपर, संक्रमण तत्वों के, और मेनली कौन से संक्रमण तत्व? 3D वाले, क्योंकि वही आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं बेटा अब 3D संक्रमण श्रेणी के लिए इलेक्ट्रोड विभव, इस पर हम बात करें। ठीक है, तो ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी का भी ऑक्सीकरण विभव, पहली बात, क्योंकि आप जब भी
ध्यान रखो, धातुओं की बात करोगे ना तो धातु के यौगिक होते हैं वो अक्सर उच्च ऑक्सीजन अवस्था में ऑक्सीकारकों की भांति व्यवहार करते हैं बेटा। यौगिकों की बात कर रहा हूँ, धातुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, उनके यौगिकों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी धातु की जो ऑक्सीजन विभव होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो मुझे बता सकता है? बोलो बोलो। तो धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव या ऑक्सीकरण विभव वानी से कहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑक्सीकरण विभव 3 कारकों पर निर्भर करता है। 3 कारकों पर निर्भर करता है, है ना। कौन कौन से हैं बेटा वो कारक, तो मुझे बता सकता है क्या? बोलो। तुमको मैंने बताया था पहले, थोड़ा 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 बताओ बताओ बताओ, थोड़ी सी बुद्धि चलाओगे आंसर आ जाएगा अपने आप। बताओ। तो देख, सबसे पहले मेरे पास है ये, कोई भी धातु है जो कि ठोस अवस्था में होगी, इसे मैंने बदल दिया किसके अंदर? गैस के अंदर, सही है। बाद में इसे मैंने बदला एक आयन के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैंने इसे बदला एक जल योजित आयन के अंदर, एक्वस में, ठीक। तो यहां पर कुछ कुछ ऊर्जाएं लगी होंगी, जानते हो कि नहीं जानते हो इस बारे में? अगर इसके अंदर कहीं ना कहीं ऊर्जाएं लगी होंगी तो मुझे एक चीज भी समझ लेनी चाहिए कि यार ऊर्जा का मतलब प्लस आई तो एंडोथर्मिक जिसे अपन ऊष्मा शोषी बोलते हैं, माइनस आई तो एक्सोथर्मिक जिसे अपन ऊष्मा शेपी बोलते हैं। ध्यान आएगा कि नहीं आएगा धीरे धीरे? अब समझ, मेरे पास यहाँ लगी डेल्टा AH, मैंने बताया था इसे परमाणु विकर्ण ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। यहाँ मेरे पास लगी बेटा डेल्टा IH जिसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर मेरे पास लगेगी बेटा जल योजन ऊर्जा जिसे हम हाइड्रेशन एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, अब मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, एंडोथर्मिक यानी ऊष्मा शोषी प्रक्रम यहाँ कौन कौन से हैं। तो देख, दिमाग लगा, बुद्धि चला अपनी, चला रे बुद्धि चला। यहां से लेके यहां तक का जो मामला है ना, ये सारा ऊष्मा शोषी वाला मामला है। ये सारा कौन सा मामला है बेटा? ऊष्मा शोषी वाला मामला है। ऊष्मा शोषी का मतलब यहाँ पर डेल्टा एच जो है वो प्लस होता है, धनात्मक होता है, ठीक। और जहां प्लस है इसका मतलब उसको देना पड़ रहा है अपने को, तो ये चल रही है अपना खर्चा चल रहा है। क्या चल रहा है अपना? ये खर्चा। तो भैया यहाँ पर मेरा खर्चा हो रहा है, मैं पैसे दे रहा हूं। और ये वाला जो प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर नए बंध बन रहे हैं M प्लस और जल के बीच में, M प्लस और जल के बीच में क्या बन रहा है बेटा? नए बंध बन के तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए ये वाला जो प्रक्रम है ये है मेरे पास ऊष्मा शेपी। ये वाला कैसा है बेटा? ऊष्मा शेपी। और अगर ये मेरे पास ऊष्मा शेपी है और इसका डेल्टा एच जो है वो ऋणात्मक है, मतलब कि ये मेरी कमाई हो रही है। ये मेरी क्या हो रही है बेटा? कमाई हो रही है। तो यहां पर तो हो रहा है खर्चा, यहां पर क्या हो रही है बेटा? कमाई। अब तू कमाई ज्यादा देखेगा या खर्चा ज्यादा देखेगा? मुझे बता दे, जल्दी बोल दे, क्या किसके लिए बताइए बात करेगा बेटा? बोल जल्दी बोल, है? अरे बोल। अगर कमाई ज्यादा हो गई तो मेरा काम अच्छा चलेगा, खर्चा ज्यादा होगा तो मेरा काम बुरा चलेगा। काम ज्यादा अच्छा बुरेगा क्या मतलब है? अब ये भी सोचने वाली बात है कि नहीं है? तो अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, देख जरा इसको समझते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो अब यहां मैं तुझे एक चीज समझा रहा हूं, उस चीज को गौर से समझना बेटा, कि जब तेरे पास परमाणुीकरण ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, ये क्या हो बेटा? इनकी वैल्यू तो हो कम, इनका मान तो क्या हो? कम। लेकिन तेरे पास जो जलयोजन ऊर्जा है उसका मान क्या हो बेटा? थोड़ा सा ज्यादा हो। उसका मान क्या हो बेटा? ज्यादा हो। अगर उसका मान ज्यादा होगा, एक मिनट बेटा, अगर उसका मान ज्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, यानी ऑक्सीकरण विभव तेरे पास आएगा। और ऑक्सीकरण विभव ज्यादा आने का मतलब क्या होगा? तेरा अपचयन विभव कम हो जाएगा। यानी अगर कमाई तेरी ज्यादा हो रही है तो तेरा ऑक्सीकरण विभव भी ज्यादा आएगा, खर्चा तेरा ज्यादा हो रहा है तो ऑक्सीजन विभव भी कम आएगा। सर ये तो फिर हमको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी? नहीं। जहां कहा जाए कि भैया इसका ऑक्सीजन विभव ज्यादा क्यों है? क्योंकि भैया हमारी कमाई ज्यादा है। अब इसको ऐसे मतलब क्या ना, कहीं कमाई ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जलयोजन ऊर्जा उसमें ज्यादा है। इसको मैं लिख देता हूं कि इसे जलयोजन ऊर्जा कहा जाता है, कहीं बाद में भूल जाओ फिर मुझे बोलो बताया नहीं सर, है ना। ये लो, इसे कहते हैं जलयोजन ऊर्जा, ये तुम्हारी आयनन ऊर्जा है ही। और इसे हम क्या कहते हैं बेटा? परमाणुवीय ऊर्जा। परमाणुवीय ऊर्जा इसे कहा जाता है,
ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक। दूसरी बात सुन, अगर मान ले कि तेरे पास, जो मैंने शायद बता भी दिया है अभी, खर्चा अगर तेरा ज्यादा हो गया, क्या ज्यादा हो गया, खर्चा अगर तेरा ज्यादा हो गया, कमाई कम हो गई, तो ऑक्शन विभव हो जाएगा कम, और ऑक्शन विभव अगर कम हो जाएगा तो ऑप्शन विभव क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। बोल तेरे बात समझ में आती है ना, तेरे बात समझ में आती है। तो अब इसके आगे के जो नोट हैं वो मैं तुमको अगली क्लास में बताऊंगा बेटा। आज की क्लास को यहीं पे बाइंड अप करेंगे अपन लोग, ठीक है। जो जो पढ़ा है सब कुछ दिमाग में रखना, कुछ गड़बड़ मत करना, बिल्कुल दिमाग से चल के उसके बाद अपना काम करना और अपनी शीट के क्वेश्चन लगाना, थोड़ी बहुत अपने एनसीईआरटी पढ़ना, जरूर से पढ़ना, ठीक है बेटा। बाय, फिर मिलेंगे।